पर वहीं एल्गा कहती है, अगर इसके बारे में सोचो कि यहाँ पर इंसानों को इकट्ठा किया जा रहा है, इसका तो यही मतलब है। और इसलिए वो हैमल्ट से कहती है, चलो अब हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। पर जैसे ही वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं, एल्गा किसी की प्रेजेंस को सेंस करती है और उसे एक आवाज आती है, देखो देखो तो आखिर आज यहाँ पर कौन आया है। और हमारे सामने रेंगते हुए 2 सिर वाला वो बड़ा सा सांप वहाँ पर आ जाता है। एल्गा उसको देखकर जोर से रोर करने लगती है और जल्दी से अपनी पूंछ के साथ हैमल्ट को उठाकर अपने ऊपर से हटा देती है, जिससे वो उसकी रक्षा कर सके। नोहा कहता है, ये वो चेहरा है जिसको मैं काफी लंबे समय से मिस कर रहा था एल्गा। तो एल्गा उसे कहती है, नोहा। वो उसको देखकर काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है, क्या तुम अभी सोई नहीं हो? पर नोहा की प्रेजेंस को सेंस करके यानी उसके अंदर से निकलने वाली डिमोनिक एनर्जी को रिलीज होता हुआ देखकर हैमल्ट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे उसकी प्रेजेंस में सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी थी। और हैमल्ट भी ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है, आखिर ऐसा क्यों है? ये तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा। और उसके बाद भी इसका प्रेशर सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। नोहा भी हैमल्ट को देखकर एल्गा से बोलता है, देखकर लगता है कि ये वही लड़का है जिसको तुम रेस कर रही थी, अरे पाल रही हो। मेल सबसे ज्यादा डिलीशियस होते हैं जब वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं, तो क्या तुम इसका एक बाइट मुझे भी दोगी? एल्गा गुस्से में कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी तुम ह्यूमन मेल्स को नहीं खाती, इसका टेस्ट तुम्हें इतना ज्यादा पसंद नहीं आने वाला। नोहा कहती है कि बिल्कुल रियूगा जो इंसान मेरे लिए तैयार करता है सच में वो काफी ज्यादा डिलीशियस होते हैं। पर वही वो हैमल्ट के अंदर किसी और की प्रेजेंस को सेंस करती है और कहती है, पर ना जाने इसके अंदर से मुझे डेरियन की स्मेल क्यों आ रही है? क्या ये उससे किसी तरीके से जुड़ा हुआ है? और उसकी प्रेजेंस की वजह से ऐसा लग रहा था कि कहीं हैमल्ट की जान न चली जाए। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तभी एल्गा अपने पंजे की ताकत के साथ नोहा को पीछे की तरफ धकेल देती है और वो कहती है कि तुम कमीने, आखिर तुमने क्या सोचा है कि तुम इस तरीके से उसके ऊपर अपना चेहरा रख सकते हो? नोहा कहता है, इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि मैं पीस लवर हूँ। मैं बस यही चेक कर रहा था कि इन कपड़ों के अंदर से आने वाली स्मेल उस कमीने की है जिसने कुछ साल पहले मेरे फार्म को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और ये मेरे लिए थोड़ा सा अजीब है कि इसके अंदर से वो स्मेल क्यों आ रही है। एल्गा कहती है, वो उसे किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, इसने बस उसके कपड़े चुराए हैं जिससे ये उन्हें पहन सके। नोहा कहता है, अच्छा अगर ऐसा है तो ये ठीक है, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे इसे सजा देनी पड़ती। ये सुनकर एल्गा गुस्से में रोर करते हुए अपनी पावर को रिलीज करती है और चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुमने इसके सिंगल बाल को भी टच किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तो नोहा कहता है, सच में तुम काफी ज्यादा स्कैरी हो, पर मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरी तुमसे लड़ाई करने की जरा सी भी इच्छा नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं और ये सबसे जरूरी बात ये है, अगर तुम्हारा यहाँ पर घूमना घुमाना हो गया हो तो अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम यहाँ पर लौट कर कभी भी नहीं आओगे। बस तुम अपनी फिल्थी और फर से भरी हुई टेरिटोरी के अंदर ही घूमो, यहाँ से दफा हो जाओ, इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा गंदा महसूस हो रहा है। ये सुनकर एल्गा कहती है, ठीक है। और वही वो हेमल्ट की कंडीशन को भी देखती है, जिसके बाद नोहा वहाँ से चुपचाप से चला जाता है और थोड़ी ही देर में हेमल्ट उसके प्रेशर की वजह से वहाँ पर बेहोश हो गया था। और एल्गा भी ये देख कर कहती है कि ये तो यहाँ पर बेहोश हो गया, जिसके बाद वो उसे अपने साथ उठाकर वहाँ से लेकर तो आ जाती है और अब हेमल्ट को होश आ गया था और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे थे। और एल्गा उसे बताती है कि नोहा ने तुम्हें देख लिया है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम कभी भी अकेले ना रहो, हमेशा तुम्हें उस इंसान के साथ ही रहना चाहिए। पर नोहा मेरी टेरिटोरी के अंदर नहीं आएगी और नोहा की मुझसे लड़ाई है और नोहा मुझे जानती है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएगी। पर तुम्हारे लिए जानना पूरी तरह से श्योर है कि तुम अकेले नहीं रह सकते। वो कहता है, ठीक है। तो एल्गा उसकी ऐसी कंडीशन देखकर उसे कहती है, आखिर तुम इस तरीके से लोग क्यों दे रहे हो? बस अगली बात है थोड़ा सा और ज्यादा ख्याल रखना, पर इसमें अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम अभी काफी ज्यादा छोटे हो। पर वो उसे कहता है कि हाँ। पर हेमल्ट उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह और डेरियन की तरह? एल्गा ये सुनकर उससे कुछ कहती, तब हेमल्ट उसे कहता है, ये सच में काफी ज्यादा हार्ड होगा। एल्गा कहती है कि हाँ, वो इंसान सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे ये नहीं पता कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। पर मैं ये मानती हूँ कि जिस लेवल पर वो है, कोई भी नॉर्मल इंसान उस लेवल तक कभी भी नहीं पहुंच पाता, भले ही वो अपनी सारी जिंदगी स्ट्रगल क्यों ना करता रहे। हेमल्ट ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान था, क्या उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बनने के लिए अपनी सारी जिंदगी मेहनत करनी होगी? एल्गा कहती है, ये जरा सा भी आसान नहीं होगा, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर तुम इस चीज के लिए किस तरीके से अपने आप को डिपेंडेंट करते हो। अगर तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो और अगर तुम सच में इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें अपना बेस्ट का भी बेस्ट देना होगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच में शांति छा जाती है और फिर एल्गा वहां से जाते हुए कहती है कि वो इंसान यहाँ पर आ रहा है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। और हमें वहाँ पर डेरियन को दिखाते हैं जो कि लेपर्ड को देखकर यानी हेल्गा को देखकर उसे कहता है, देख के ऐसा लगता है कि तुम उस लेपर्ड के साथ छोटे से ट्रिप पर गए थे। हेमल्ट उससे कहता है कि तुम आ गए। डेरियन कहता है, चलो घर चलते हैं क्योंकि शाम काफी ज्यादा हो चुकी है। और ये कहकर वो भी पीछे की तरफ मुड़ गया था और हेमल्ट था कि उन दोनों को वहां से जाता हुआ देखकर कंफ्यूज था कि आखिर वो कौन के साथ है और कौन उसके साथ है। पर तभी एल्गा पीछे मुड़कर अपनी आंखों ही आंखों में हेमल्ट से कहती है, मैं हमेशा तुम पर नजर रखूंगी। ये सुनकर हेमल्ट की नजरें जो कि पूरी तरह से डरी और उदास थी, वो अचानक से फिर से खिल जाती है, जिसके बाद वो डेरियन के साथ वहां से चला जाता है और एल्गा भी वहां से चुपचाप से चली जाती है। पर हमें उसी रात का सीन दिखाते हैं कि हेमल्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसका पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था और वो उसे ट्विस्ट कर बैठा हुआ था। वो रोते हुए कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी वजह से कहीं मेरी मौत ना हो जाए। और उसे शाम का सीन याद आता है जहाँ पर डेरियन ने उसे कहा था कि हेमल्ट आज से सोने से पहले तुम इन्हें खाकर सोगे। हेमल्ट ये देखकर कंफ्यूज उससे
इसके बारे में पूछता है कि आखिर ये कौन सी हर्ब्स है, तो वो कहता है कि पॉइजनस हर्ब्स है। हेमल्ट ये जानने के बाद थोड़ी देर के लिए तो शांत हो जाता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझे जहर देना चाहते हो। पर डेरियन उसे खिलाते हुए कहता है, कंप्लेन करना बंद करो और जल्दी से इन्हें खा लो। मैं बस तुम्हारी सीड ऑफ डार्कनेस की पावर को सप्रेस करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और उसकी हालत इसकी वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हेमल्ट कहता है, जरूर ये सब उस पॉइजन की वजह से ही हुआ होगा, पर उसने तो ऐसा कहा भी नहीं था कि ये इतना ज्यादा दर्द करेगा। इसकी वजह से वो पूरा पसीना पसीना हो गया था और वो बहुत ज्यादा गुस्से के साथ डेरियन को गालियां देता है। हमें डेरियन को दिखाते हैं जो कि क्लिफ के सामने खड़ा हुआ था और वो कुछ सोचते हुए कहता है, 5 नहीं 4 साल, अभी मेरे पास 4 साल है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं कि अब हेमल्ट की प्रैक्टिस काफी ज्यादा इंटेंस हो गई थी और अब वो तलवार चलाने में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गया था। वो अपनी लकड़ी की तलवार के साथ किसी भी पेड़ के ऊपर आसानी से कट लगा पा रहा था। वो बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करने में लगा हुआ था, पर तभी पीछे से डेरियन आता है जो कि ये देखकर काफी खुश था। ये देखकर वो उससे कहता है, ऐसा लगता है कि अब तुम इस तलवार को एंजॉय करने लगे हो। हेमल्ट भी डेरियन को देखकर उससे कहता है कि हाँ, लगता है कि मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा हल्की हो गई है और मेरी आंखें यानी मेरा विजन भी पहले से क्लियर हो गया है। ये सब शायद उस पॉइजनस हर्ब्स की वजह से हुआ है। हेमल्ट कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है कि शायद ये डिमोनिक सॉइल के इफेक्ट की वजह से हुआ है। और क्या अब ये ज्यादा दर्द नहीं करता? हेमल्ट कहता है कि नहीं, इसकी वजह से आज सुबह से मुझे और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग महसूस होने लगा है। हेमल्ट कहता है कि अच्छा, तुम्हें डिमोनिक सॉइल को कंज्यूम करते हुए केवल कुछ ही महीने हुए हैं और अब मुझे ऐसा लगता है कि समय हो गया है। वो हेमल्ट को आवाज देते हुए कहता है, क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हें विश के बारे में बताया था, एक ऐसी पावर जिस पावर को तुम देख नहीं सकते। यही वजह है कि तुम्हें उसे एक्यूमुलेट करना होगा और अब तुम्हारी बॉडी के ऊपर उसे एप्लीकेट ना किया जाए तो ये बेसिक लेवल की ट्रेनिंग पूरी तरह से पॉइंटलेस हो जाएगी। इसलिए तुम्हें विश की ट्रेनिंग करना चालू करना होगा। इसलिए अब से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर विश को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है। फिर हेमल्ट लकड़ी की तलवार को बहुत ज्यादा टाइट पकड़ते हुए अपने अंदर से एनर्जी को एक्यूमुलेट करता है और अपनी लकड़ी की तलवार के ऊपर अपने विश को रिलीज कर लेता है। हेमल्ट उसके प्रेशर की वजह से दबने लगा था क्योंकि ये प्रेशर उसके लिए अभी भी बहुत ज्यादा है। डेरियन उसे इस्तेमाल करते हुए हेमल्ट को बताता है कि एनर्जी को टेम्परेचर के साथ मेल्ट कर दो, इसे अपनी बॉडी के अंदर डालो और इसे फ्रीली कंट्रोल करने की कोशिश करो और इसे मटेरियलाइज करो अपनी तलवार के ऊपर, जिससे ये तुम्हारी तलवार के ऊपर सामने आ जाएगी। और यही तरीका है विश को कंट्रोल करने के लिए और ऐसे ही विश को कंट्रोल किया जाता है और अब से तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो। अब हेमल्ट अपनी तलवार बाहर निकालो। हेमल्ट ये सुनकर अपनी तलवार को लेकर स्टैंड लेकर खड़ा हो गया था। डेरियन, ये बात याद रखना कि लड़ाई के बीच में हमेशा सांस लेते रहो, जिससे तुम नेचुरल पावर्स को अपनी एनर्जी के अंदर एब्जॉर्ब कर सको। ये देखने में काफी ज्यादा सिंपल है पर इसकी मूव्स और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और अगर तुमने यहाँ पर लो ऑफ फ्लो को खो दिया तो तुम विश को पूरी तरह से भूल जाओ। ये कहते हुए उसने अपने विश की वेव के साथ हेमल्ट के ऊपर एक वेव छोड़ दी थी। ये प्रेशर काफी ज्यादा था और ये देखकर हेमल्ट काफी ज्यादा डर जाता है। अटैक सीधे उसके ऊपर लगता है जिसे वो डॉज नहीं कर पाता। ये प्रेशर उसे पीछे की तरफ धकेल देता है और वो एक पेड़ से जाकर टकरा गया था, जिसके बाद डेरियन आगे आकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ये देखना सच में उसके लिए बहुत ज्यादा डरावना था क्योंकि अब उसके टीचर उसे काफी ज्यादा डरावना इंसान लगने लगा था और उसी समय पर उसने अपनी तलवार के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, यानी हेमल्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। पर हेमल्ट सही समय पर उससे बच गया। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया था, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि रुको, क्या तुम सच में यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? डेरियन कहता है, क्या सच में तुम अपने कंपोजर को इतनी ज्यादा जल्दी लूज कर दोगे? अगर ऐसा रहा तो मैं इस तरीके से नहीं सिखा सकता। हेमल्ट ये सुनकर परेशान होते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगा था, जिसके बाद वो फिर से अपने पोस्चर को सही करने लगता है और वो फिर से इस चीज के लिए रेडी होकर तेजी से डेरियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो डेरियन के ऊपर रेगुलर कई सारे स्ट्राइक्स लगाता है और डेरियन बड़े ही आसानी से अपनी तलवार के साथ उन सबको ब्लॉक कर रहा था। और डेरियन कहता है, तब तक ऐसा करते रहो जब तक तुम्हारे सेंसेस और भी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम न करने लगे और तुम सारी पावर को महसूस न करने लगो। और हेमल्ट काफी ज्यादा थक गया था और डेरियन जैसे उसे पीछे की तरफ धकेलता है वो कहता है, इस चीज का कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि कोई भी शुरू में इस चीज में पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, इसलिए तुम्हें लगातार इसी तरीके से ट्रेनिंग करनी होगी जब तक तुम इस चीज में पूरी तरह से ठीक न हो जाओ, उसमें समय लगेगा। और ये कहते हुए फिर से स्पा यानी लड़ाई करना चालू कर देते हैं और वो कहता है, तो चलो दिखाओ आखिर तुम्हारी विल कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सुनते ही हेमल्ट भी अपने पूरे दिलो जान के साथ डेरियन से लड़ना चालू कर देता है। उन दोनों के बीच जो फाइट होती है उसमें सच में काफी ज्यादा प्रेशर और इंटेंस होती है। डेरियन रेगुलर स्ट्राइक करते हुए कहता है, बिना रेस्ट किए मूव करते रहो, अपने फ्लो को बिल्कुल भी मत खोना, थोड़ा सा थोड़ा सा और वो यहाँ पर अब पेड़ के साथ ट्रेनिंग करने लगा था। उसे काफी ज्यादा टाइम हो गया था। वो कहता है, इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर मेल्ट कर दो, ये सारी की सारी एनर्जी। और फिर ऐसे ही ट्रेनिंग करते हुए और भी ज्यादा महीने हो चुके थे। अब वहाँ पर सर्दी का मौसम आ गया था और वो अभी भी विश को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ था और अब यहाँ पर विश उसके हाथ में था। वो अब इस पावर को कंट्रोल और सेंस करने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद अब हमें 4 साल बाद का सीन दिखाते हैं कि अब हेमल्ट अपनी लकड़ी की तलवार के साथ बड़े बड़े पेड़ों को
एक ही स्ट्राइक के साथ काट लेता है। वो पहले से सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो भी कहता है कि मुझे आज के लिए यहीं पर अपनी ट्रेनिंग को रोक देना चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी लकड़ी की तलवार के साथ कई सारे पेड़ों को काट कर अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर लिया था। डेरियन पीछे से कहता है कि 4 साल। ये सुनकर हैमल्ट थोड़ा कंफ्यूज उससे कहता है, क्या तुम मुझे देख रहे थे? वो कहता है कि हाँ, और आखिरकार तुम पहले से थोड़े से अच्छे हो गए हो। हैमल्ट कहता है, क्या थोड़ा सा अच्छा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी भी लैकिंग कर रहा हूँ, यानी अभी भी अटक रहा हूँ? अगर ऐसा है तो आ जाओ, चलो हम एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। डेरियन कहता है कि उससे पहले मुझे तुम्हारा विज दिखाओ। ये सुनकर हैमल्ट कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। लास्ट टाइम जब मैंने तुमसे ऐसा कहा था तो तुमने मेरे विज को देखने के बाद कहा था कि मैं अभी भी लैग कर रहा हूँ, और इसी बहाने के साथ तुमने ड्यूअल करने के लिए मुझे रिफ्यूज कर दिया था। पर वो कहता है कि फिर भी करो। ये सुनकर हैमल्ट अपने पास से अपने विश को निकालता है। ये देखने के बाद डेरियन भी काफी सरप्राइज था, और वो अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने इससे पहले कहा था, पर ये अविश को मैनिफेस्ट करने में पूरी तरह से सक्षम हो गया है। वो भी इतनी ज्यादा कम उम्र में। सच में इसने काफी ज्यादा इंक्रेडिबल ग्रोथ दिखाई है। इसके बावजूद कि इसके अंदर सीड ऑफ डार्कनेस है, पर ये सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड और एक जीनियस लड़का है, और ये लड़का पूरी दुनिया को पलटने के लिए काफी है। पर अब ये इसी के ऊपर निर्भर करता है कि ये एक अच्छा इंसान बनेगा या बुरा। ये समय ही बताएगा, तो चलो देखते हैं। इस सब के बाद डेरियन उसे कहता है, ये देख के ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है। हैमल्ट ये सुनकर काफी हैरान उसे कहता है, आखिर तुम्हारे साथ मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, समय आ गया है कि अब तुम्हें इस जंगल को छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। हैमल्ट कहता है, पर रुको, मैं भी यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अभी नहीं लगता कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ हूँ। डेरियन कहता है, अगर तुम्हारे अंदर का सीड ऑफ डार्कनेस इसे थोड़ा सा और भी ज्यादा बढ़ा, तो तुम इस डिवाइन बैरियर को पास करने के तरह से भी लायक नहीं बचोगे। तुम इसे कभी भी पास नहीं कर पाओगे, यानी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। इसलिए अब मेरी बात कान खोलकर सुनो, मैं तुम्हें ये समझाने वाला हूँ। हैमल्ट उसकी बातें कान खोलकर सुन रहा था। उसका फोकस उसकी बातों पे था। डेरियन कहता है, इंसानी दुनिया फॉरेस्ट ऑफ रूट के साउथ में रहती है, और तुम वहीं से उस डिवाइन बैरियर को पास कर सकते हो। मैंने सुना है कि उस एरिया के सेंटर में एक वीक पॉइंट है जहाँ से ऐसा हो सकता है, और यही थ्योरी है जिससे तुम ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जा सकते हो। भले ही इसके कि तुम्हारे अंदर सीड ऑफ डार्कनेस है, और एक इंसान जो कि बैरियर को हैंडल कर लेता है वो यहाँ से आसानी से निकल सकता है। हैमल्ट कहता है, अच्छा तो वो कहाँ है? डेरियन कहता है कि मुझे नहीं पता, और ना ही मैंने कभी भी इसे ढूंढने की कोशिश करी है। हैमल्ट ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज, तो डेरियन उसे कहता है, पर मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि शायद ये जानता है। यहाँ से थोड़े ही पास में एक इंसानों का विलेज है जो कि दूसरे वाले स्नेक की टेरिटोरी है। वहाँ का चीफ विलेज ईयरगो शायद इसके बारे में जानता होगा। लेपर्ड को पता है कि वो ह्यूमन विलेज आखिर कहाँ पर है। हैमल्ट ये जानने के बाद समझ गया था कि ये नोहा के बारे में बात कर रहा है, और वो अर्गो यानी उस विलेज चीफ के हेड के बारे में बोल रहा है, यानी वो टकला द सॉर्सरर जिसने उसे पहले देखा था। और डेरियन आगे कहता है, इसके बाद इंसानी दुनिया में ऐसी काउंटलेस चीजें हैं जिसको तुम एक्सपीरियंस करोगे। तुम हमेशा से केवल इस जंगल के अंदर ही रहे हो, तो शायद बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट और काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो सकती है। पर ये बात याद रखना, कोई भी दर्द बिना किसी आवाज के साथ स्ट्राइक करता है। हैमल्ट ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था, और डेरियन उसे आगे कहता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि तुम इसे इस तरीके से रोक सको, भले ही तुम इसके ऊपर कितना ही ध्यान क्यों न दो, और ना ही तुम इसे कभी भी अवॉइड कर सकते हो। जब समय आएगा तो इसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे अंदर जरा सी भी ताकत नहीं है, और तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस होगा। इसकी वजह से तुम जरूर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिस्पेयर एक्सपीरियंस कर सकते हो, और शायद इसकी वजह से तुम अंधकार के अंदर भी न चले जाओ। पर ये बात हमेशा याद रखना, किसी भी कंडीशन में अपने आप को कभी भी मत खोना। और यही सब था जो कि मैं तुमसे कहना चाहता था। क्या तुम्हारा इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? हैमल्ट उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी मेरे साथ आने में जरा सी भी टेंशन नहीं है। डेरियन खांसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर इसके अलावा तुम्हें और भी कुछ नहीं कहना तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए कल सुबह जल्दी आ जाना। तब तक मैं अकेले में थोड़ा सा समय बिताना चाहता हूँ। ये कहकर वो हैमल्ट को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें आधी रात में हैमल्ट के क्लिफ पर बैठा हुआ दिखाते हैं। वो अकेला बैठकर अपने ख्यालों में गुम था। तभी एल्गा वहाँ पर आकर उसका ध्यान बटाती है। वो उसे कहती है, देख ऐसा लगता है कि तुम कल यहाँ से जाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो। डेरिन उसको देख कर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब समय आ गया है कि मैं इस जगह को छोड़कर यहाँ से जा सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पूरी तरह से अकेला हूँ, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे अंदर ऐसी फीलिंग क्यों है। एल्गा भी उसकी बातें बड़े गौर से सुन रही थी, पर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके यहाँ से जाने की वजह से वो भी थोड़ी सी उदास थी। और वो कहती है कि यही सबूत है कि तुम धीरे धीरे करके एक इंसान बनने लगे हो। फिर अब अगली सुबह हेमल्ट जब डेरियन से मिलने के लिए आता है और वो गेट खोलता है, और एल्गा भी उसके साथ थी, वो कहती है जाओ। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर आता है, ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि डेरियन वहीं पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक तलवार और एक बैग रखा हुआ था। और उसकी आंखें देखने के बाद डेरियन ये देखकर समझ गया था कि शायद उसकी जान यहाँ पर जा चुकी है। वो घबराया हुआ डेरियन को आवाज देता है, पर डेरियन की आंखों में कोई भी रिएक्शन नहीं आता, और वो उसको आवाज देने के बाद समझ गया था। और वो अपने मन में कहता है, आखिर मेरे अंदर ये वल्गर सी फीलिंग क्यों आ रही है? मुझे ऐसा लगता है कि सच में ये समय हो गया है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो तलवार उठाता है और वो बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है, और वो आखिरी बार अपने टीचर को देखकर वो निराश था, और वो कहता है कि मुझे याद है और मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। और हेमल्ट के रूम से बाहर निकलने के बाद एल्गा कहती है, मुझे लगता है कि इसकी लाइफ स्पैन खत्म हो गई थी। ये सुनकर डेरियन उससे कहता है, यानी तुम इसके बारे में जानती थी? एल्गा कहती है कि उसने मुझे कुछ समय पहले ही इसके बारे में बताया
बताया था, इसलिए तुम्हें इस तरीके से चेहरे को नहीं बनाना चाहिए। और वैसे भी एक मीटिंग थी, अब समय हो गया है कि तुम दोनों को अपने अपने रास्ते पर चलना चाहिए। वो जिया और मरा, उसकी लाइफ टाइम खत्म हो गई, तो तुम्हें उसके लिए गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं है। और लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे तुम्हें ये दे देना चाहिए। वो उसे एक पेपर देती है। हैमल्ट से पूछता है कि आखिर ये क्या है। वो उसे कहती है, जब तुम पहली बार यहाँ पर आए थे तब तुम इसे पहने हुए थे, देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बाहर जाने के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। ये पूरी तरह से प्योर गोल्ड से बनी है, ये एक रेयर मेटल होता है, और जरूर तुम एक नोबल पार्क के एक बच्चे थे, और ये तुम्हारे रास्ते को और भी ज्यादा क्लियर करेगा। तुम्हें इसे पता चलेगा कि आखिर तुम्हें कहाँ जाना है। इसके अंदर लीडर का नाम लिखा है, शायद ये तुम्हारी वो फैमिली है, और ये तुम्हारी माँ का नाम हो सकता है। एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद कोशिश करना कि इनसे मिलो, शायद ये तुम्हारी मदद कर सकती है। अब तुम्हें ह्यूमन फार्म के अंदर जाना होगा, जहाँ पर वो कमीना नोहा है, पर फिर भी वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक वहाँ पर कुछ बड़ा नहीं होता। पर फिर भी अगर मैं उसकी टेरिटोरी के अंदर जाती हूँ तो वो मुझे सेंस कर लेगा। हैमल्ट कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे अपने आप ही अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ। एल्गा उसे कहती है कि ठीक है, तो तुम्हें केवल एक ही चांस मिलेगा। ये सुनने के बाद हैमल्ट एल्गा को वहाँ पे छोड़कर वहाँ से चला जाता है, पर वहाँ से जाते हुए वो कहता है कि एल्गा और लंबा जीना। एल्गा ये सुनकर खुश हो गई थी और वो उसे कहती है कि ठीक है। जिसके बाद हैमल्ट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हमें रात में ह्यूमन फॉर्म का सीन दिखाते हैं। ईगो रात में घूम रहा था और वो अपने रूम में आता है, तो ऐसा लगता है कि वो किसी को सेंस कर लेती। वो अपनी मोमबत्ती जलाता, वो ये समझ गया था कि उसके पीछे कोई है, और हैमल्ट ने अपनी तलवार उसके गले पर रख दी थी। सच में बेचारा बहुत ज्यादा डर गया था, ऐसा लगता है कि वो कहीं पेंट गीली ना कर दे। हैमल्ट उसे कहता है, जरा से भी मत हिलना। फिर हमें ब्लैक मैजिक के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसी इविल पावर है जो कि किसी भी कमजोर से मेज को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकती है। और ऐसे कई सारे मेजेस थे जो कि अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने के बाद इस तरीके से आगे बढ़े जिससे वो पावर और मैजिक में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर हो सके। और एर्गो भी एक ऐसा मेज था जो कि हमेशा दूसरे मेजेस की अचीवमेंट से जला करता था, और वो अपने सपनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेज होना चाहता था। इसलिए उसने ब्लैक मैजिक का रास्ता चुना, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा ही लगता था कि वो इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, और इस पर्पज के लिए उसकी डार्क इमोशंस उसे इंसानों की जरूरत पड़ने वाली थी। और वीआईए को एक्टिव करने के लिए इंसानों की ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग करना जरूरी था, जिससे वो उनके अंदर से निकलने वाले उसके लिए जरूरी मटेरियल्स को निकाल सके, और इनका इस्तेमाल करते हुए उनके दर से उसे वो मटेरियल्स मिलते थे, और जिससे एर्गो और भी ज्यादा ईविल और बहुत ज्यादा पावरफुल होता गया। पर एक समय के बाद दूसरे मेजेस को इसके बारे में पता चल गया, जिसकी वजह से उसे इस दुनिया से खत्म करने के बारे में सोचा गया। और जब उसे पकड़कर उसे पूछा गया कि उसे मारा जाए या उसे इस फॉरेस्ट के अंदर भेज दिया जाए, तो उसने इस फॉरेस्ट के अंदर आने के बारे में चूज किया, जहाँ पर वो इवेंचुअली दो सर वाले स्नेक से मिला, जिससे उसने परमिशन ली, और उसकी टेरिटोरी के अंदर रहने के बदले उसने सेक्रीफाइस के लिए लोगों का शिकार कर कर उसे देने के बारे में उसे प्लान किया। जिसके बाद वर्गो अपने मैजिक के लिए जितने भी इंसानों को इस जंगल के अंदर भेजा जाता था, उनके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, या तो वो अपने आप को सबमिट कर कर मारे जाते, या फिर वो यहाँ पर डिमोनिक बीस्ट की टेरिटोरी के अंदर रहकर जिंदगी भर के लिए मेहनत करते। और इसी तरीके से ये ह्यूमन फॉर्म यहाँ पर बनाया गया, और विर्गो इस फॉर्म का किंग बना। यहाँ पर दूसरे लोग जिन्हें लाइव स्टॉक की तरह ट्रीट किया जाता है, यहाँ का ट्रू मास्टर नोहा है, पर वो कभी भी विर्गो के काम में इंटरफेयर नहीं करता तब तक वो उसे सेक्रीफाइस ऑफर करता है। और इसी तरीके से नोहा भी सर्वाइव करता है, और विर्गो भी इस तरीके से अपने सभी ख्वाबों को फुलफिल करने की कोशिश करता है। पर एक बार एक विंटर में वो कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी कंडीशन ही ऐसी नहीं थी। नोहा हाइवर नेशन के अंदर चला गया था, तो एक डेमोनिक बीस्ट ने उसके एरिया में आकर उस फार्म को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और यही वजह है कि नोहा अभी अपने हाइवर नेशन के अंदर गया हुआ है, और हेमल्ट ने अभी उसके ऊपर अटैक किया। विर्गो कहता है कि ये विंटर ही हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करता है। वो हेमल्ट से पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। हेमल्ट उससे कहता है कि मुझे फॉरेस्ट ऑफ रूट से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, और मैं जानता हूँ कि तुम इसके बारे में पता है, तो जल्दी से मुझे इसके बारे में बताओ। विर्गो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा रूड हो, एक छोटे होने के बाद भी। मैंने सुना था कि डेरियन ने एक डिसाइपल को पाला है, लगता है कि शायद तुम वही हो। हेमल्ट कहता है कि मुझे जो चाहिए वो जल्दी से दे दो, वरना तुम्हें पता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो सकता है। ये कहते हुए उसने उसके गले पर एक कट लगा दिया था, और वो आगे कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से बताओ। एर्गो उसे कहता है, अगर मैं मर गया तो लॉर्ड नोहा अपने हाइबर नेशन से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद तुम यहाँ पर मारे जाओगे। क्या तुम्हें तो ऐसा नहीं लगता कि तुम लॉर्ड नोहा को हरा सकते हो? तुम एक बेचारे से छोटे से कमजोर इंसान हो। हैमल्ट कहता है, इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नोहा भी मरे हुए को जिंदा वापस नहीं कर सकता। तो क्या सच में तुम्हें अभी मेरे लिए चिंता करने की जरूरत है? क्योंकि तुम भी डेफिनेटली यहाँ पर मारे जाओगे, इसलिए मेरे साथ फालतू ट्रिक खेलना बंद करो। विर्गो कहता है, मैं ही एक ऐसा केवल इंसान हूँ जो कि इस फॉरेस्ट से बाहर जाने का रास्ता जानता है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम यहाँ से कभी भी बाहर निकलने के रास्ते के बारे में पता नहीं लगा पाओगे। हैमल्ट उससे कहता है कि इसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेज रिकॉर्ड को रखने के लिए पूरी तरह से पागल होते हैं। मैं तुम्हें मारने के बाद इवेंचुअली वो ढूंढी लूंगा, और तब तक मैं तुम्हारे घर में सर्च करता रहूंगा, इसलिए ये मेरे लिए काफी सिंपल प्रोसेस होगी। अब एर्गो ये समझ गया था कि इस तरीके से वो उसको पुश ओवर नहीं कर सकता, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर जंगल से बाहर किस तरीके से निकला जाता है। फिर वो उसे अंदर की तरफ ले जाने लगता है, जब एर्गो उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। हैमल्ट कहता है कि इस सबसे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है। जिसके बाद वो दोनों नीचे बनी एक लाइब्रेरी के अंदर आ गए थे, जहाँ पर एर्गो उससे कई सारी बातें करने की कोशिश करता है, और वो यहाँ पर उससे बचने की कोशिश करता है, और फिर वो उसे किताब निकाल कर दे देता है। हैमल्ट उसे कहता है कि मुझे दो, पर एर्गो उसे लालच देने की कोशिश करते हुए कहता है
है, क्यों ना तुम मेरी जगह के सक्सेसर बन जाओ और इस जगह पर जीते रहो। हैमल्ड उससे कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो और जल्दी से मुझे वो दे दो। पर वो कहता है कि तुम डेरियन के डिसाइपल थे, इसलिए तुम डेफिनेटली इस चीज की वर्थ इट हो, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर है। मैं तुम्हें वो हर एक चीज दूंगा जो कि इस जगह पर तुम्हें नहीं मिल सकती। और हैमल्ड उसकी बातों में आने में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो अपनी तलवार की गले पर रखते हुए कहता है, मुझे सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को सर्वाइव करना अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए अपने मुंह बंद करो और जल्दी से वो बुक मुझे दे दो। हैमल्ड उस बुक को लेने के बाद उसे पढ़ना चालू करता है और उसे पता चलता है कि साउथ में एक बहुत ज्यादा बड़ा वाटरफॉल है, जिसके अंदर से आने वाला पानी डिमोनिक एनर्जी को काफी ज्यादा कमजोर करता है और साथ ही डिवाइन पावर को भी। और यही वजह है कि वो बैरियर वहाँ से थोड़ा सा कमजोर है। एर्गो कहता है कि बिल्कुल यही वो जगह है जहाँ से वो बहुत ज्यादा कमजोर है। वो डिवाइन बैरियर जो कि फॉरेस्ट ऑफ रूट के सराउंडिंग में है, वो एक हाईएस्ट लेवल का है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भी इस तरीके से डिमोनिक एनर्जी के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो वो राख में बदल जाएगा? तो क्या फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो? पर हैमल्ड उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। पर तभी उसे डेरियन की वो बातें याद आती हैं कि कभी भी अपनी जिंदगी को इस तरीके से हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम लेपर्ड की दया की वजह से ही यहाँ पर रह रहे हो, पर कोई और तुम्हारे ऊपर इस चीज के लिए दया नहीं करेगा। इसलिए वो विर्गो को एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसे फिर रस्सी से अच्छे तरीके से बांध देता है, बहुत ज्यादा टाइट। इसकी वजह से उसकी जान हलक में आ गई थी और वो वहां से जाते हुए कहता है कुछ समय बाद तुम्हें कोई ना कोई यहाँ से आकर छुड़ा लेगा, ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। पर वो हैमल्ड से कहता है, सच में तुम एक बहुत ज्यादा एरोगेंट बास्टर्ड हो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस जंगल से जिंदा बाहर जा सकते हो? हैमल्ड उससे कहता है कि बिल्कुल। और ये कहकर वो विर्गो को वहीं पर छोड़कर वहां से जाने लगा था। ये सुनकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी आंखें लाल लाल हो गई थी और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारे जैसे कमीने की मेरे साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी कैसे हुई? ये कॉन्फिडेंस जो कि तुम्हारा है, मैं उसे चकना चूर कर दूंगा। और ये कहते हुए वो एक सील को एक्टिवेट करता है, जिसकी मदद से वो नोहा को उठाने की कोशिश करता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि लॉर्ड नोहा प्लीज उठ जाइए। ये पावर इतनी ज्यादा होती है कि ऊपर स्ट्राइक्स लगते हैं और नोहा गुस्से के साथ जमीन को चीरते हुए नीचे आ जाता है। नोहा नीचे आते ही विर्गो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुमने यहाँ पर मुझे बिना फालतू ही जगाया है तो मैं तुम्हें यहाँ पर खा जाऊंगा। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक बहुत ज्यादा बड़ा मैटर है और मैं पूरी तरह समझता हूँ कि ये जानने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। डेरियन मर चुका है और उसका जो डिसाइपल था वो आपकी टेरिटोरी के अंदर है। ये सुनने के बाद नोहा हंसने लगता है, जिसके बाद वो तेजी से हंसते हुए कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, ये सच में काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं उससे अच्छे तरीके से निपट सकता हूँ। उसके अंदर के ट्रैक्स जो इंसान के हैं, मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत है। जिसके बाद वो तेजी से ऊपर की तरफ जाकर जमीन को चीरते हुए हैमर का पीछा करना चालू कर देता है। नोहा ये देख हंसते हुए कहता है कि छोटे से कमीने, क्या अब तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से इस जगह से अनस्क्रैच यानी बिना किसी चीज के निकल जाओगे, वो भी इस तरीके से मुझे ट्रीट करने के बाद? इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि फ्री मिले, इसलिए अपने आप को तैयार कर लो। हैमल्ड तेजी से आगे की तरफ भागता जा रहा था, तभी वो अपने साइड में देखता है कि कई सारे डिमोनिक बीस्ट उसके साथ ही वहां पर भाग रहे हैं। ये देखकर वो कहता है, मुझे उसे वहीं पर मार देना चाहिए था। पर वहीं उन डिमोनिक बीस्ट की हालत देखकर वो काफी सरप्राइज होते हुए कहता है, ये सभी डिमोनिक बीस्ट इस ग्लेस के साथ मेरी डायरेक्शन में ही भाग रहे हैं, मुझे लगता है कि सबका यही मतलब है। और वो उसकी प्रेजेंस को यानी नोहा की प्रेजेंस को सेंस करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा गया था। वो कहता है कि अब मुझे पागलों की तरह भागना होगा जिससे मैं उससे बच सकूं। पर काफी लंबे दूर तक भागने के बाद भी वो कहता है, पागलों की तरह भागने के बाद भी मैं उसकी टेरिटोरी से बाहर नहीं आ पाया हूँ। इतना ही दूर है कि मैं यहाँ तक आ सकता हूँ और ये पूरी पूरी चीजें ये पूरी पूरी डिमोनिक एनर्जी से कवर हो चुकी है। तभी वो नोआ की प्रेजेंस को सेंस करता है, जिसकी वजह से जल्दी से वो अपनी तलवार के ऊपर हाथ रखकर उसे लड़ने के लिए तैयार हो गया था। तभी उसके सामने दूसरे वाला डेमोनिक स्नेक नोहा आ जाता है, जिसकी प्रेजेंस उसके लिए जानलेवा थी। नोहा हैमल्ड को देखकर उसे ग्रीट करता है और कहता है, मैं जानता था कि तुम मेरे टेरिटोरी में आज या कल वापस जरूर आओगे। तुम मेरे काफी लंबे पुराने गेस्ट हो, मैं तुम्हें इस तरीके से यहाँ से जाने नहीं दे सकता। ये सुनकर हैमल्ड कहता है, अगर ऐसा है तो शायद मुझे तुम्हें मारने के बाद यहाँ से चले जाना चाहिए। ये देखकर वो हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम अपने लास्ट टाइम से काफी ज्यादा बहादुर हो चुके हो, फिल्थी ह्यूमन। पर मुझे ये बताओ कि आखिर तुम अपनी इतनी छोटी बॉडी के साथ ऐसा कैसे करोगे? इसलिए अब रेजिस्ट करना पूरी तरह से बंद करो और जल्दी से अब मेरे पेट के अंदर आ जाओ। ये कहकर नोहा ने हैमल्ड के ऊपर अटैक कर दिया था। पर जैसे ही वो अटैक करता है, वहाँ पर पूरे में धुआं धुआं हो गया था और एक क्लाउड का बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। पर सही समय पर हैमल्ड ने साइड में जंप कर कर इसे डॉज कर लिया था। वो ये देखकर कहता है, इस डस्ट की वजह से अब मैं इसे ढूंढ नहीं सकता। पर वहीं नोहा हंसते हुए कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया बच्चे। और वो ये सेंस करता है कि नोहा ने उसे यहाँ पर पकड़ लिया है, वो उसकी चंगुल में फंस गया है। नोहा हंसते हुए कहता है, क्या अभी भी तुम इस तरीके से स्ट्रगल करना चाहते हो? हैमल्ड को समझ में नहीं आया था कि अब वो यहाँ पर क्या करे, क्योंकि उसके सामने जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा ईवल है। पर वो अपना आप को शांत करते हुए कहता है कि भले ही तुम्हारा अपोनेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर अब अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, इसलिए तुम नोहा से इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं हारोगे। नोहा अपने मुंह में एक एनर्जी की बॉल बनाता है, जिससे वो हैमल्ड को एक ही बार में क्रश कर सके। और इसी की अपॉर्चुनिटी देखकर हैमल्ड साइड में जंप करता है और नोहा का जो बड़ा सा मुंह खुला हुआ है उसके ऊपर जंप करके उसके गले के ऊपर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद तेजी से वो ऊपर की तरफ जाता है और कहता है,
मैं ये मानता हूँ कि एक डेमोनिक एनर्जी सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, पर यहाँ पर एक स्पॉट है जिससे मैं अपने विश के साथ उसे ख़त्म कर सकता हूँ। राइट, और ये इसकी आँख है। ये कहते हुए उसने नोहा के चेहरे पर उसकी आँख के ऊपर स्ट्राइक कर दिया था और इसकी वजह से उसकी आँख पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी। हैमल्ड ने उसे काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया था और ये देखकर नोहा भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। हैमल्ड वहाँ से भागते हुए कहता है कि इस समय मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ। अगर ये पावर काफ़ी ज़्यादा ग्रेट होती तो शायद मैं उसे यहाँ पर हरा भी सकता था, पर मेरे अभी करंट स्किल के साथ मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ। अगर मैंने इससे ज़्यादा विस्क इस्तेमाल किया तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। और नोहा ज़ोर-ज़ोर से दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम छोटे से कीड़े, आखिर कहाँ पर हो? जल्दी से मेरे सामने आओ। वो दर्द में किर्रा रहा था और उसका दूसरा सिर उसे चुप होने का कहता है। हैमंड कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। तभी उसे एक क्रश की आवाज़ आती है और वो पीछे की तरफ देखता है कि नोहा का सिर, जिसकी आँख के ऊपर चोट लग गई थी, उसे उसके दूसरे सिर ने चबाकर खा लिया था। वो उसे कहता है, ये मेरा बददिमाग सिर, क्या तुम यहाँ पर इतने छोटे से दर्द को भी संभाल नहीं सकते? सच में तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। और ये कहते हुए उसने अपने एक सिर को यहीं पर खा लिया था। इसकी वजह से वो काफ़ी खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने अपने एक यूजलेस पार्ट से छुटकारा पा ही लिया। अब मुझे तुमसे और छुटकारा पाना है। ये कहकर वो तेजी से हैमल्ट के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर हैमल्ट अपनी तलवार को आगे करते हुए इससे बचने की कोशिश करता है, पर इसका प्रेशर उसके लिए किसी बड़ी सी चट्टान से टकराने से भी ज़्यादा था। इसकी वजह से वो टिप पे खाते हुए बहुत दूर जाकर गिरा था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसकी कई हड्डी पसलियाँ भी टूट गई थीं। और वहाँ पे एक धमाके के साथ नोहा आकर उसकी बॉडी को चेक करता है, पर ये देखकर वो भी सरप्राइज था कि हैमल्ट वहाँ से गायब था। ये देखकर वो कहता है, मेरे एक पावरफुल अटैक के बाद भी तुमने अपने आप को कहीं पर छुपा लिया, पर मेरे एक सर के खो जाने की वजह से तुम्हें इस तरीके से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए बताओ आखिर तुम कहाँ हो ब्रैट? हैमल्ट लंबी लंबी सांस लेते हुए एक पेड़ के पीछे बैठा हुआ था। वो कहता है कि मुझे पता था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर सीरियसली मैं इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और बस केवल मैं इतना ही कर सकता हूँ कि उसकी आँख के ऊपर एक छोटी सी चोट लगा सकूँ, पर इसकी वजह से कम मुझे थोड़ा सा मौका मिला। अब यही मेरे पास एक केवल चांस है जिससे मैं यहाँ से निकल कर भाग सकूँ। पर तभी नोहा वहाँ पर भी आ गया था और वो उसकी डिमोनिक एनर्जी को सेंस करते हुए वहीं के वहीं खड़ा हो गया था। नोहा हंसते हुए कहता है, आखिरकार डिस्गस्टिंग चाइल्ड, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हें क्या लगा था, क्या तुम इस जंगल में मुझसे छुप सकते हो? हैमल्ट इसके लिए तैयार था। वो अपने आप को प्रिपेयर करता है और नोहा भी उस पेड़ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। नोहा ने अपना बड़ा सा मुंह, जिसमें हैमल्ट जैसे 4-5 एक ही बार में आ जाए, वो खोल लिया था। वो अपने एक स्ट्राइक के साथ हैमल्ट को यहाँ पर खाने वाला था। हैमल्ट भी कहता है, अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। वो अपने विश को एक्टिवेट करते हुए कहता है, पर मैं इस तरीके से नहीं मरने वाला। हार के तो बिल्कुल भी नहीं। और जैसे ही वो पेड़ के बाहर आता, वो अपने सामने एक एनर्जी को देखता है और नोहा के सामने एल्गा आकर खड़ी हो गई थी। और नोहा कहता है, एल्गा तुमसे मिले हुए काफ़ी लंबा समय हो गया। और एल्गा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ उसे घुर्राते हुए देख रही थी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।